चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 13 की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नजर डालिएगा। दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिवर्ध किया जाना और लौटाया जाना। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर 13, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। ये रूल नंबर 1 से लेकर के 11 तक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। हाँ जी, 1 से लेकर के 11 तक डिफाइन किए गए। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 पर एक नजर डालते हैं। मूल दस्तावेजों का विवादकों के स्त्रीकरण के समय या उससे पूर्व पेश किया जाना। क्या कहा जा रहा है कि जो मूल दस्तावेज हैं उनका विवादकों के स्त्रीकरण के समय या उससे पूर्व पेश किया जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जो इशू है उनके सेटलमेंट से टाइम पर डॉक्यूमेंट्सों का पेश किया जाना। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर। यहाँ सब रूल नंबर 1 पर नजर डालिए। पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादकों के स्त्रीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहे हैं ये? आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर 13 रूल नंबर 1 सब रूल नंबर 1। पक्षकार या उनके प्लीडर मूल सभी दस्तावेजी साक्ष्य जहां उनकी प्रतियां वादपत्र, उनकी जो कॉपियां हैं वो वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई हैं, विवादकों के स्त्रीकरण के समय या उससे पूर्व पेश करेगा। तो कब? जब विवादक इशू जो बनाए जा रहे हैं उनके सेटलमेंट जब हो रहा है उस ड्यूरेशन तक वो यहाँ पर उससे पहले उन्हें पेश करना होगा। सब क्लोज नंबर सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेजों को ले लेगा, परंतु यह तब जबकि उनके साथ ऐसे प्रारूप में तैयार की गई एक सही सूची हो जो उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया हो। तो न्यायालय कब ऐसी दस्तावेजों को जो पेश किए गए हैं दस्तावेजों को ले लेंगे, परंतु तब जबकि जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? प्रारूप तैयार की गई एक सही सूची होनी चाहिए जो हाईकोर्ट के द्वारा निर्दिष्ट की गई हो। और जरा ध्यान दीजिएगा। सब रूल नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं। उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो किस को लागू नहीं होगी? काम में जरा ध्यान दीजिए। दूसरे पक्षकारों के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किए गए हैं, अथवा दूसरा साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए। तो यहाँ पे जो बात की गई है कौन कौन से कि एक तो दूसरे पक्षकारों की साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किए गए हों, और दूसरे किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। सब क्लोज नंबर रूल नंबर 1 पर नजर डालिए। द पार्टीज और देयर प्लीडर्स शैल प्रोड्यूस ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। कब पेश करेंगे? जो सेटलमेंट ऑफ इशू उससे पहले उनको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ओरिजिनल where the copies thereof have been filled along with blank or written statement
उन सबकी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो और ओरिजिनल जो कॉपीज है वो यहाँ सबमिट करनी पड़ेंगी, जो कि उन्होंने रिटन स्टेटमेंट के समय पर या प्लेंट के साथ यहाँ पे जो जमा की थी वो सभी कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सब रूल नंबर 2 पर जरा नजर डालिए। द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस। कहा जा रहा है कि द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस। जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए कोर्ट उन्हें रिसीव कर लेंगे, यानी कि प्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद में जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट दे आर accompanied by a accurate list thereof prepared in such form as the High Court directs। जैसा कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हो उसी तरह की जो लिस्ट बनाई गई है तभी वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। अगला जरा ध्यान दीजिएगा। सब रूल नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं। नथिंग इन सब रूल फर्स्ट शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट नंबर A and B produced for the cross examination of the witnesses of the other party or handed over to a witness merely to refresh his memory। कहा गया कि nothing in sub rule first shall apply to document। कौन से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि नियम एक की कोई बात होते हुए भी ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो का ए और बी दो तरह के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। अगर साक्षियों की क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा के लिए पेश किए गए हो या फिर किसी को अपनी स्मृति ताजा करने के लिए दिए गए हो तो इन दोनों ही कंडीशन में वो एप्लीकेबल नहीं है। चलिए रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज जल्दी से बताइएगा। नो सर। नो सर। चलिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। संगत या अग्राही दस्तावेजों का नामंजूर किया जाना। ऐसे दस्तावेज जिनको ग्रहण नहीं किया जा सकता या कोई विसंगत है तो उनको नामंजूर किया जाना। तो इसके बारे में देखिए न्यायालय ने क्या कहा। न्यायालय बाद के किसी भी प्रकरण में ऐसी किसी भी दस्तावेज को जिसे वह विसंगत या अन्यथा अग्राह्य समझता है ऐसे नामंजूर करने के आधारों को अभिलिखित करके उन्हें नामंजूर कर सकेगा। तो उनका कारण अभिलिखित करेंगे कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्यों नामंजूर किया जा रहा है, ये विसंगत है, किससे संबंधित नहीं है, तो उनको नामंजूर कर सकेंगे। ये रूल नंबर आप 3 पढ़ रहे थे। रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट any document which it considers irrelevant or otherwise inadmissible। अगर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हों, irrelevant हो और otherwise inadmissible हो, recording the grounds of such rejection। तो यहाँ रूल नंबर 4 पर एक नजर डालिए। एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस। जो हिंदी मीडियम के हैं वो थोड़ा सा एक नजर डालेगा। साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन आप अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि आपने कभी चेक्स वगैरह पे भी देखा होगा, उसमें पृष्ठांकन करवाते हैं। जस्ट बैक साइड पे आपने समन में भी देखा होगा, जो समन की जब डिलीवरी होती है 2 प्रतियों में बनाए जाते हैं, फिर जनरली फिर उनको उनके पीछे पृष्ठांकन करवाया जाता है किसने रिसीव किया। तो वहां पर बैक साइड में पिछले हिस्से पर जो करवाते हैं उनको पृष्ठांकन कहा जाता है, एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो एक बार जरा नजर डालिएगा यहाँ पर रूल नंबर 4 पर, साक्ष्य में गृहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन। रूल नंबर 1, ठीक आगामी उपनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए हर ऐसी दस्तावेज पर जो बाद में साक्ष्य में ग्रहण कर ली है निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तावित की जाएंगी। कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बाद का संख्यांक और शीर्षक। अब यहाँ जहाँ दस्तावेजों की बात करते हैं, दस्तावेजों पर जो प्रस्तांकन करना है उससे संबंधित यहाँ पे क्या हुआ एंडोर्समेंट में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा जाएगा, कौन कौन सा डिस्क्रिप्शन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाद का संख्यांक और शीर्षक। शीर्षक क्या था और दूसरा वहाँ पे
केस का जो नंबर है वो। काम में जरा ध्यान दीजिए, दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम, वह तारीख जिसको वह पेश की गई थी, इसके इस प्रकार ग्रहण किए जा चुकने का कथन और प्रस्थांकन न्यायाधीन द्वारा हस्ताक्षरित या अध हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम से वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फुल नंबर आप पढ़ रहे हैं 4, एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिट इन एविडेंस। सब रूल नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द नेक्स्ट following sub rule, there shall be endorsed on every document which has been admitted in evidence in the suit the following particulars namely। कौन कौन से following particulars namely हैं जो कि A से लेकर के D तक डिफाइन किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। The number and title of the suit, B the name of the person producing the documents, and C the date on which it was produced, and D a statement of its having been so admitted। ये 4 तरह की डिटेल है जो यहाँ पर मेंशन की जाएगी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए गए हैं। एंड द एंडोर्समेंट शैल बी सिग्नेड इनिशियलाइज्ड बाय द जज। और जब ये डॉक्यूमेंट्स है तो जो जज हुआ पीठासीन अधिकारी हैं जो भी, वो यहाँ पर एक इनिशियल अपने कर देंगे। जो इनिशियल का मतलब होता है सिग्नेचर करना, और एक छोटे रूप में सिग्नेचर जो होते हैं वो। अब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। Where a document so admitted is an entry in a book, account or record, and a copy thereof has been substituted for a original under the next following rule, the particulars aforesaid shall be endorsed on the copy, and the endorsement thereon shall be signed or initialized by the judge। हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर हम से समझते हैं। जहां इस प्रकार गृह दस्तावेज किसी बही, लेखा, अभिलेख में की प्रविष्टि है। ध्यान दीजिएगा, जहां इस प्रकार जो डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट किए गए हैं, किसी बही खाता है, कोई अकाउंट्स हैं, लेखा या कोई भी रिकॉर्ड है। 3 तरह की यहाँ बात की गई कि प्रविष्टि और ठीक आगामी नियम के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी एक प्रति रख दी गई है। वहां पूर्वोक्त विशिष्टियों का प्रस्थांकन उस प्रति पर किया जाएगा और उस पर का प्रस्थांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या आधा हस्ताक्षरित किया जाएगा। देखो, कोई भी बही है जो या कोई अकाउंट्स वाला मैटर है या कोई रिकॉर्ड है, तो उनको एजिटेट पूरा का पूरा इसमें नहीं लगाया जा सकता कि पिटीशन के साथ उसको सबमिट किया जा सके। तो उसकी एक प्रति निकाल करके और उसे सबमिट कर दी जाती, तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाता कि यहाँ पर ओरिजिनल ही सबमिट कर दी गई। रूल नंबर 5 पर एक बार नजर डालिए। बहियों, लेखाओं और अभिलेखों में की गृह प्रविष्टियों की प्रतियों पर प्रस्थांकन। रूल नंबर 1 पर एक नजर डालिए। वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 द्वारा अन्यथा उपबंधित है, उस दशा में जिसमें बाद के साक्ष्य में गृह दस्तावेज, डाक बही या दुकान बही या अन्य लेखा में की जो चालू उपयोग में रहता है प्रविष्टि है, वह पक्षकार जिसकी ओर से वह वही या लेखा पेश किया गया है उस प्रविष्टि की प्रति दे सकेगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहां तक के सिवाय जहां तक कि बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 द्वारा अन्यथा उपबंधित है,
इसके अलावा उस दशा में जिसमें बाद के साक्ष्य में गृह दस्तावेज, डाक बही या दुकान बही या अन्य लेखा में की जो चालू उपयोग में रहता है प्रविष्टि है, वह पक्षकार जिसकी ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है उस प्रविष्टि की प्रति दे सकेगा। तो उसकी एक कॉपी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी अकाउंट है या कोई लेखा है या फिर अभिलेख है उनकी। सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जहां ऐसी दस्तावेज लोक कार्यालय में से या लोक अधिकारी द्वारा पेश किए गए लोक अभिलेख में की प्रविष्टि है। कहा जा रहा है कि कोई भी लोक कार्यालय में से है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लोक कार्यालय से है या फिर किसी लोक अधिकारी द्वारा कोई एंट्री की गई है और उसके द्वारा पेश किए गए लोक अभिलेख में कोई प्रविष्टि की गई है वो, या जिस पक्षकार की ओर से वह वही या लेखा पेश किया गया है उससे भिन्न व्यक्ति की वही या लेखा में की प्रविष्टि है, वहां न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा कि उस प्रविष्टि की प्रति नंबर का जहां वह अभिलेख वही या लेखा पक्षकार की ओर से पेश किया गया है वहां उस पक्षकार द्वारा दी जाए। दूसरा, जहां वह अभिलेख वही या लेखा ऐसे आदेश के अनुपालन में पेश किया गया है जो स्वयं प्रेरणा पर कार्य करते हुए न्यायालय ने दिया है, वहां दोनों पक्षकारों या किसी भी पक्षकार द्वारा दी जाए। तो यहाँ पर आप पहले एक चीज समझिए, ये जो आप रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं इसका सब क्लोज नंबर फर्स्ट में आपने देखा कि जो बैंकर साक्ष्य अधिनियम 1891 1891 का जो मैटर है, अगर उसके द्वारा कोई अन्यथा उबंधित है उस दशा में जिसमें बाद के साक्ष्य में गृह दस्तावेज, डाक बही या दुकान बही या अन्य लेखा में कि जो चालू उपयोग में रहता है प्रविष्टि है, तो क्या कहा गया कि वह पक्षकार जिसकी ओर से वह बही या लेखा पेश किया गया है उस प्रविष्टि की प्रति दे सकेगा, उसकी एक कॉपी यहाँ पर जमा कर सकता है कोर्ट में जब आवश्यकता हो तब। अब देखिए कहाँ के सिवाय, जहां तक की बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891, जहां पर इस एक्ट के थ्रू अगर ये कंपलसरी कर दिया गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही जमा करना है तो फिर ओरिजिनल ही डिपॉजिट होगा, अदरवाइज इसकी एक कॉपी यहाँ पर जमा की जा सकती है। तो फर्स्ट रूल आपका समझ आ गया सेक्शन, ये रूल नंबर 5 का सब रूल नंबर फर्स्ट में केवल किसी बात करें तो कॉपी का मतलब इसकी एक प्रतिलिपि बना करके जमा की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, सब रूल नंबर 2 पे कहा गया कि जहां ऐसी कोई भी दस्तावेज कोई लोक कार्यालय में से है या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा कोई पेश किए गए लोक अभिलेख में कोई प्रविष्टि है उसकी करनी, तो उसके लिए क्या हो सकती है, एक प्रति यहाँ जब जमा की जा सकती है, केवल प्रति, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं कि कोई रजिस्टर जाए। तो जैसे हम कोई आरटीआई वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो उसकी प्रतिलिपि मिलती है, हमें कॉपी मिल जाती है, उसी की फोटोकॉपी करा के और उसको अटेस्टेड कर दिया जाता है कि हाँ ये ओरिजिनल जैसी है, तो इसको ये यूज कर सकते हैं कैसे, जैसे कि ओरिजिनल कॉपी हो। दूसरा, अब कहा गया यहाँ पर सब रूल नंबर 3 पर, जहां प्रविष्टि की प्रति इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन दे दी गई है, इसकी एक कॉपी दे दी गई, जो भी एंट्री थी, जो भी रिकॉर्ड मांगा गया था उसकी एक कॉपी दे दी गई है। अब इसके बाद वहां न्यायालय आदेश 7 के नियम 17 में वर्णित रीति से प्रति की परीक्षा और तुलना और प्रति को प्रमाणित कराने के पश्चात प्रविष्टि को चिन्हित करेगा और उस बही, लेखा या अभिलेख को जिसमें वह है उसे पेश करने वाले व्यक्ति को लौटवा देगा। अगर देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कहा गया क्या कि जहां पर प्रविष्टि की प्रति जो कॉपी जमा की गई थी इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन दे दी गई है, जो ऊपर जो नियम हमने पढ़े उसके अनुसार अगर यहाँ पर कोर्ट में जमा कर दी गई, अब क्या होगा, वहां न्यायालय आदेश 7 नियम 17 में वर्णित रीति से क्या करेगा, परीक्षा करवा सकते हैं, उसकी तुलना करवा सकते हैं और प्रति को प्रमाणित कराने के पश्चात जो उसमें प्रविष्टि जो एंट्री थी उनको चिन्हित करेगा और उस बही, लेखा या फिर अभिलेख को जिसमें वो है उसे पेश करने वाले व्यक्ति को लौटवा देगा। मतलब इसका समझ में आया क्या, कहा कि पहले कोर्ट में, हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल कॉपी लेकर के आओ, ओरिजिनल जो कॉपी आप जमा कर रहे हैं
उसकी प्रतिलिपि जमा की जा रही है यहाँ पर, और उस प्रतिलिपि के साथ साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाइए। ओरिजिनल किसी रजिस्टर में एंट्री है तो वो रजिस्टर भी लाइए। अब जब वो रजिस्टर यहाँ लाया गया है तो उस रजिस्टर के साथ जो कॉपी दी गई थी, जो प्रतिलिपि दी गई, जो कॉपी दी गई, उस कॉपी को क्या क्या कर सकेंगे, यहाँ पर उसकी परीक्षा कर सकेंगे कि हाँ बिल्कुल सेम है, इसी की कॉपी है। उसकी तुलना कर सकते हैं कि जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा सेम मैच कर सकते हैं। फिर प्रति को प्रमाणित कराया जाएगा और फिर उसको जब चिन्हित कर लेगा, इसके बाद जो ओरिजिनल रजिस्टर था उस व्यक्ति को जिसने वो पेश किया था उसे वापस लौटा देगा, भाई ओरिजिनल ले जाओ, अब ये बिल्कुल सत्य मान ली गई है। क्लियर हो गया इतना? रूल नंबर आप 5 पढ़ रहे थे, सब रूल नंबर 3। किसी का कोई कंफ्यूजन इसमें जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर कहा गया देखिए कौन कौन से बाइयों की बात की गई, लेखाओं की बात की गई, अवलेखों की बात की गई। उसमें कोई भी प्रविष्टियां हैं और उसमें अगर कोर्ट को लगता है इसकी जमा कराना चाहिए तो इसकी कॉपी फोटोकॉपी करा करके जमा करा सकते हैं, या हस्तलिखित जैसे पहले बनाई जाती थी डुप्लीकेट कॉपी उसकी बनाई जा सकती है। फिर उसकी परीक्षा तुलना करके प्रमाणित करके अगर ठीक लग रहा है तो कोर्ट ओरिजिनल कॉपी को वापस कर देगा और उस कॉपी को यहाँ कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए जरा ध्यान दीजिए, endorsement on copies of admitted entries in books, accounts and records। और इसका जो आप सब रूल नंबर 3 पढ़ रहे थे, where a copy of an entry is furnished under the foregoing provision of this rule, the court shall, after causing the copy to be examined, compare and certified the in manner mentioned in the Rule 17 of Order 7, marks the entry and cause the book, account or record in which it occurred to be returned to the person producing it। जिसने वो प्रोड्यूस किया था उसे रिटर्न करा देगा। रूल नंबर 6 पर एक नजर आएगा, एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड एंड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। कहा गया कि साक्ष्य में अग्रा होने के कारण नामंजूर दस्तावेजों पर पृष्ठांकन, जो नामंजूर दस्तावेज हैं उन पर भी पृष्ठांकन किया जाएगा। तो पृष्ठांकन कैसे किया जाएगा, जैसे कि हमने अभी रूल नंबर 4 में भी पढ़ा हुआ था, पृष्ठांकन में क्या कर ये डिटेल इसमें मेंशन की गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एडमिसिबल किए गए थे उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे रूल नंबर 4 पर, और रूल नंबर 6 में यहाँ बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए, तो उन पर कौन कौन से होंगे। तो देखिए जहाँ यहाँ लिखा है, जहां उस दस्तावेज को जिस पर साक्ष्य के रूप में दोनों पक्षकारों में से कोई निर्भर करता है, न्यायालय साक्ष्य में अग्राह्य ठहरा देता है, वहां नियम 4 के उपनियम 1 के खंड का ग में वर्णित विशिष्टियां इस कथन के सहित कि वे नामंजूर कर दी गई हैं उस पर पृष्ठांकित की जाएंगी और पृष्ठांकन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर या आध हस्ताक्षर किया जाएगा। जो आपने रूल नंबर 4 पढ़ा था वही सेम यहाँ पर भी एंट्री कराएंगे, और दूसरा यहाँ पर जैसे मजिस्ट्रेट में सिग्नेचर होंगे तो यहाँ पर बिल्कुल उनके सिग्नेचर किए करवाए जाएंगे, और दूसरा इसमें केवल एक ही टिप्पणी की जाएगी कि रिजेक्टेड नामंजूर कर दिए गए हैं, बस उनको उसमें क्या लिखा जाएगा, जो रूल नंबर 4 आपने पढ़ा हुआ था कि इनको स्वीकार कर लिया गया, एडमिसिबल कर लिया गया एज एन एविडेंस। रूल नंबर 7 पर एक नजर डालिए, गृहीत दस्तावेजों का अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावेजों को लौटाया जाना। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि गृहीत दस्तावेज जिनको एक्सेप्ट कर दिया गया कोई डॉक्यूमेंट्स उनको अभिलेख में सम्मिलित कर लेंगे, और जो नामंजूर कर दिए गए हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब रूल नंबर 1 पर एक नजर डालिए, हर ऐसी दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस में एक्सेप्ट कर ली गई है, या जहां नियम 5 के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी प्रति रखी गई है, वहां उसकी प्रति बाद के अभिलेख का भाग होगी। ये रूल नंबर 5 जैसा कि आपने जस्ट पढ़ा हुआ था कि जो मूल प्रति जहां पर सबमिट करने की आवश्यकता हो और वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो तो उसको रिटर्न करेंगे, कब, एग्जामिन करके उसको क्रॉस चेक करके कि हाँ वही उसी की सेम कॉपी है,
तो वो रिटर्न कर दी जाती। तो कहा गया कि उसकी जो मूल उसकी प्रति है वो भी क्या होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड का एक पार्ट माना जाएगा, यानी कि अवलोक का एक भाग माना जाएगा। रूल नंबर 7 सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। कहा गया कि दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्रहण नहीं की गई, जो ऐसी डॉक्यूमेंट्स थी जो एविडेंस में ग्रहण नहीं की गई, अभिलेख का भाग नहीं होंगी और भी यथास्थिति उन व्यक्तियों को लौटा दी जाएंगी जिन्होंने उन्हें पेश किया था। कौन सा रूल पढ़ रहे थे आप? 7। रूल नंबर 8 पर एक नजर डालिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूल नंबर 7 में जहां जरूरत हो वहां क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। रूल नंबर 8 पर एक नजर डालते हैं। न्यायालय किसी दस्तावेज के परिवर्तित किए जाने का आदेश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? कोर्ट। यदि न्यायालय को इस बात के लिए पर्याप्त हेतु दिखाई दे तो वह किसी बाद में अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या बही के इस आदेश के नियम 5 या 7 में, आदेश 7 के नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे परिवर्तित किए जाने और न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए निर्देश दे सकेगा। देखिए, कहा गया कि न्यायालय किसी दस्तावेज के परिवर्तित किए जाने का आदेश दे सकेगा, मतलब उसे कोर्ट में जमा करने का कुछ समय के लिए आदेश कर सकता है। परिवर्तित को मतलब उसे रोके रखना कोर्ट में जब तक उसका समाधान ना हो जाए, ओरिजिनल को भी। वो किसमें कहा गया? रूल नंबर 8 में। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि न्यायालय किसी दस्तावेज के परिवर्तित किए जाने का आदेश दे सकेगा। कब दे सकेगा? यदि न्यायालय को इस बात के लिए पर्याप्त हेतु कोई पर्याप्त कारण दिखाई दे तो वह किसी बाद में कोई भी केस हो उसमें अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज को, कोई भी जो डॉक्यूमेंट उसके सामने पेश किया गया जो ओरिजिनल किया गया हो और वही के कोई भी अकाउंट की कॉपी हो, इस आदेश के नियम 5 या 7 में या आदेश 7 के नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी केवल क्रॉस चेक करें और इसके बाद न्यायालय उसे वापस रिटर्न कर दे, जैसा कि ऑर्डर 7 के नियम 17 में बात की गई है। वैसे ही यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, किसी बात के होते हुए भी किसी अवधि के लिए अगर कोर्ट को लग रहा है कि 7 डेज के लिए, 1 वीक के लिए या 1 महीने के लिए ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में ही जमा रहना चाहिए तो, और ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे उसे परिवर्तित किए जाने और न्यायालय की किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए निर्देश दे सकेगा। तो न्यायालय का कोई भी जो अधिकारी है उसके समक्ष उसे सुपुर्द करके कहा जाएगा कि इसके कोर्ट में ही रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर इसका अवलोकन किया जाए। तो ऐसा कोई भी जो कोर्ट को ठीक लगता है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को परिवर्तित कर सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 9 पर एक हम नजर डालते हैं। गृहीत दस्तावेजों का लौटाया जाना। जहां पर कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है क्या उनको भी लौटाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 9 का सब रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं। बाद में अपने द्वारा पेश की गई और अभिलेख में सम्मिलित की गई किसी दस्तावेज को वापस लेने की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो अभिलेख में कोई पेश की गई है और उसको सम्मिलित कर लिया गया है कोई भी डॉक्यूमेंट को, और कोई व्यक्ति एक साथ करता है कि उसे वापस मिल जाए, चाहे वह बाद का पक्षकार हो या ना हो, उस दस्तावेज को जब तक कि वह नियम 8 के अधीन परिवर्तित ना कर दी गई हो वापस प्राप्त करने का हकदार। कब? देखिए जरा ध्यान दीजिए, जहां बाद ऐसा है जिसमें अपील अनुज्ञात नहीं है, कोई भी केस ऐसा है जिसमें अपील नहीं होती, परमिशन ही नहीं है, वहां उस समय होगा जब बाद का निपटारा हो गया है तो उसे वो डॉक्यूमेंट वापस लौटा दिया जाए। दूसरा खा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, जहां बाद ऐसा है कि उसमें अपील अनुज्ञात है, वहां उस समय होगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील करने का समय बीत चुका है और अपील नहीं की गई है, या यदि अपील की गई है तो उस समय होगा जब अपील निपटा दी गई हो। तो देखिए पहले में तो कहा गया काम है कि अगर अपील नहीं होती तब उसे लौटा दिया जा सकता है। अगर जिस केस में अपील हो सकती है उसका जो अपील करने का जो टाइम होता है, कुछ केसेस में दिया गया 90 दिन का जो समय दिया गया, जब समय वो 90 दिन का बीत जाए और न्यायालय को समाधान हो सकता है कि अब इसकी अपील नहीं हो सकती है तो वो डॉक्यूमेंट उसे रिटर्न कर सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु इस नियम द्वारा भेद समय से पूर्व किसी भी समय दस्तावेज लौटाया जा सकेगा यदि उसकी वापसी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति समुचित अधिकारी हो,
फर्स्ट क्लोज में ध्यान दीजिएगा। वादे के पक्षकार की दशा में मूल स्थान पर रखने के लिए प्रमाणित प्रति प्रदत्त करता है। सेकंड, किसी अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी मामूली प्रति प्रदत्त करता है जो आदेश 7 के नियम 17 के उपनियम 2 में वर्णित रीति से परीक्षित, मिलान की गई और प्रमाणित, तो उसे वो डॉक्यूमेंट वापस दिया जा सकता है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अगर वो समुचित अधिकारी है तो बाद के पक्षकार की दशा में मूल स्थान पर रखने के लिए प्रमाणित प्रति प्रदत्त करता है, और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में मामूली जो प्रति है वो प्रदत्त करता है, और आदेश 7 नियम 17 के अकॉर्डिंग और उपनियम 2 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए, परीक्षित होना चाहिए, मिलान कर ली गई हो और प्रमाणित कर दी गई हो, तो उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न किया जा सकता है। हाँ में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह वचन देता है कि यदि उससे ऐसी अपेक्षा की गई तो वह मूल को पेश कर देगा, परंतु यह और भी कि ऐसी दस्तावेज नहीं लौटाई जाएगी जो डिक्री के बल से पूर्णतया शून्य या निरुपयोगी हो गई है। तो कहा गया कि परंतु यह और भी कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं लौटाई जाएगी जो डिक्री के बल से पूर्णतया शून्य या निरुपयोगी हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है और उसको शून्य कर दिया गया, तो ऐसी कोई भी उसे डॉक्यूमेंट नहीं लौटाया जाएगा किसी को भी। सब रूल नंबर 2 पर एक जरा नजर डालिएगा। यहाँ पे साक्ष्य में गृह दस्तावेजी की वापसी पर उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति द्वारा रसीद दी जाएगी। देखिए क्या करें, साक्ष्य में गृह दस्तावेज की अगर वापसी होती है पर उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे रसीद दी जाएगी कि हाँ मैंने इसको रिसीव कर लिया है और मैं चले जाएगा। सब रिटर्न में लिखवा लेते हैं वहां पर फाइल में, कई बार आपने देखा कोर्ट में लिखवा लेते, कोई डॉक्यूमेंट लेते तो लिखवा लेते हैं कि भाई ये मैंने प्राप्त कर लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 10 इतना क्लियर है गाइस सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज जल्दी से बताइए। यस सर, क्लियर है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 10 पर हम नजर डालते हैं। न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से या अन्य न्यायालयों के अभिलेखों में से कागज मंगा सकेगा। क्या कहा गया है यहाँ पे, जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। न्यायालय स्वयं अपने अभिलेखों में से, जो उसके स्वयं के रिकॉर्ड हैं उनमें से, या अन्य न्यायालयों में से, न्यायालयों के जो अभिलेख हैं उनमें से कागज मंगा सकेगा। तो सब रूल नंबर 1 पर नजर डालिए। यहाँ पर रूल नंबर आप 10 पढ़ रहे हैं, सब रूल नंबर 1। न्यायालय स्वप्रेरणा से या बाद के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर स्वविवेकानुसार, न्यायालय तो स्वप्रेरणा से उसको लगता है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट मंगाना आवश्यक है, या पक्षकारों में से किसी ने आवेदन किया है पर स्वविवेकानुसार अपने अभिलेखों में से या किसी अन्य न्यायालय के अभिलेखों में से किसी बाद या कार्रवाई का अभिलेख मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा। अगर उन्हीं पक्षकारों के बीच में कोई भी ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स किसी और कोर्ट में केस चल रहा है या उसके स्वयं के न्यायालय में ऐसा कहीं पर भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तो उनको मंगा करके उनका निरीक्षण कर सकेगा। सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। इस नियम के अधीन किया गया हर आवेदन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थन किया जाएगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उस बाद में जिसमें आवेदन किया गया है वह अभिलेख कैसे तात्विक है, और यह कि आवेदन युक्त विलंब या व्यय के बिना उस अभिलेख की या उसके ऐसे भाग की जिसकी उसे आवश्यकता है सम्यक रूप से अधिप्रमाणीकृत प्रति अभी प्राप्त नहीं कर सकता है, या अभिलेख की मूल की पेशी न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जरा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिएगा जल्दी से। कहा जा रहा है कि इस नियम के अधीन किया गया हर आवेदन एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थन किया गया जिसमें यह दर्शित होगा कि उस बाद में जिसमें आवेदन किया गया है वह अभिलेख कैसे तात्विक है, इसका उल्लेख किया जाएगा कि जो अभिलेख है वो उसके लिए जरूरी है, और यह कि आवेदन युक्त विलंब या व्यय के बिना उस अभिलेख की या उसके ऐसे किसी भाग की जिसकी उसे आवश्यकता है सम्यक रूप से अधिप्रमाणीकृत प्रति अभी प्राप्त नहीं कर सकता, या यह अभिलेख की मूल की पेशी न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है जहां पर मूल कॉपी है और उसकी प्रति वो प्राप्त नहीं कर सकता है, तब ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा विलंब होगा, बहुत ज्यादा व्यय होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसे वो कॉपी भी वापस दी जा सकती है। दूसरा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, लेकिन ये टर्म्स कंडीशन इसके साथ ऐड रहेगी।
अगर न्यायालय ने कोई दूसरा ऐसा कोई निर्देश दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड ना की जाए तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। यहाँ सब रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसी दस्तावेज को जो इस बाद में साक्ष्य की विधि के अधीन अग्राह्य होती साक्ष्य में उपयोग करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसी दस्तावेज को जो बाद में साक्ष्य की विधि के अधीन अग्राह्य होती है, मान लीजिए जो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे नॉन एडमिसेबल बनाया गया है, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो साक्ष्य में उपयोग करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। तो न्यायालय को ये पावर नहीं होगी कि उसे वो एडमिसेबल कर ले या एक्सेप्ट कर ले। रूल नंबर 11 पर एक नजर डालिए। दस्तावेज से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थ को लागू होना। क्या कहा जा रहा है? दस्तावेजों से संबंधित उपबंधों का भौतिक पदार्थों को लागू होना। दस्तावेजों के संबंध में इसमें अंतर्दिष्ट उपबंध साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य सभी अन्य भौतिक पदार्थों को जहां तक हो सके वो लागू होंगे। क्या कहा जा रहा है कि जो दस्तावेजों के संबंध में इसमें अंतर्दिष्ट उपबंध जितने भी प्रोविजंस हैं साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य जो एविडेंस के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं या पेश किए जा सकते हैं, तो अन्य भौतिक पदार्थों को जहां तक हो सके वो लागू होंगे। जितने भी भौतिक पदार्थ होंगे उन सब पर लागू होंगे। भौतिक पदार्थों का मतलब होगा जो हाथ से, आंखों से या टच करके ऐसे पता लगाया जा सके, तो वो सब ये भौतिक वस्तुएं मानी जाती हैं, तो उन सब पर ये एप्लीकेबल हो सकेंगे। सो गाइज मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये ऑर्डर पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसको जरा पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी सी लाइनों में इनकी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं, उनमें रूल्स भी ज्यादा होते हैं, तो आपको तो ये जो हेडिंग है इनमें जो भी आपने सीखा हो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट बना करके एक शब्द लिख लीजिए, तो आपको ये याद रहेगा कि इस ऑर्डर में रूल नंबर इतने में क्या क्या दिया गया। जो चीज इंपॉर्टेंट है उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करें। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज जल्दी से बताइए। नहीं, चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।